हाँ बेटा, किस सेक्शन में हो? पहले आप B3 मेरे किसी दौर में, B3 फास्ट ट्रैक याद कर लो यार, रूम जीवन क्लास होती थी, B3 फास्ट ट्रैक। फिर आप B1 में मुझे दिखे थे, वो भी छोड़ दिया। आज B1 में थे आज, फिर क्यों नहीं थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, क्लास से एक तरफ तो लो ना। फिर आप बोलना मैं फिर वहीं जाऊंगा, उसको भी छोड़ दिया। अब तो मुझे क्लास के बाद मिलना जरा। चले बेटा, जरा मुझे कंफर्म करना किस किस सेक्शन के बच्चे यहाँ बैठे हुए इस वक्त। AA1 वाले कितने? AA2 वाले, 3 वाले दोस्त, और भी कौन है? 4 वाले भी हैं। 4 वाले कितने हैं भाई? 5 वाले भी हैं। बाकी कौन है तो हाथ नहीं उठाए? तो किसी सेक्शन के नहीं है। A1 ऑटम, ये कौन है? A1 ऑटम, A1 ऑटम। अच्छा, वो जिसमें वो बच्चियां थी मैरीन वगैरह, उस वाले बैच में। ठीक है जी। और किसी हाथ ने उठाया? AA6 की आप? जी साहब, आप भी A1 ऑटम के हैं आप? क्या उठाया था आपने? जी बॉयज का हाथ उठाया आपने? हाँ जी, AA3 के हैं। इसी क्या बंद करवाया आप लोगों ने? किसी ने इसको रिमोट से बंद किया है? जी भाई, जिसने बंद किया था खोल दीजिएगा। नहीं, किसने रिमोट से बंद किया इसको? AC तो ऑन है। आप में से किसी ने नहीं करा है? चलिए बेटा, उससे पहले किस किसने ओरिएंटेशन आपका ले लिया आज? ये तो सर दलाल होंगे। सर तन्वी खत्री थे, और सर रिजवान बनाई, और बस सर। ठीक है बेटा, आप में से कितने बच्चे अभी अकाउंटिंग का पेपर दे के आ रहे हैं? अभी दे के आ रहे हैं? अच्छा हो गया पेपर? ठीक है। और कितनों का अकाउंटिंग निकल चुका है? तो दे के निकाला है? आप भी पहले 2-3 बैचों में ज्वाइन कर चुके हो? नहीं नहीं, 11 भाई। पहले आप B2 में थे, फास्ट ट्रैक में थे आप। हाँ, फिर क्या हो गया था? LLB के पेपर थे। अच्छा भाई, चलिए यार। और फिर? अच्छा, अब बीच में कौन से पेपर आएंगे? और कौन से पेपर आएंगे अब? कौन नहीं कर रहे साथ में? चलो बेटा, FAR 1 के हवाले से हमें बातचीत। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा हूँ, और वो भी काफी डिटेल में आपने पढ़ा। बड़ा सिलेबस था, कवर करने में टाइम लगा। और सबसे बड़ी बात, जिस चैप्टर को भी हाथ लगाते थे वहां पर काफी डिटेल के अंदर चीजें मौजूद होती थी। अब हमारे पास FAR 1 का सिलेबस है, बहुत ज्यादा लेंथी है बेटा, और इसको सही तरह कवर आसिम भाई वाली विंग एक हिस्सा पढ़ देंगे। इसको बेटा कवर करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी जो आपकी अटेम्प्ट बन रही है ऑटम 23 की, ऑटम के अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा सा पढ़ाने का टाइम कम अवेलेबल होता है।
वजह क्या है सर? इसी सेशन के अंदर अभी रमजान भी आने वाले, इसी सेशन के अंदर मुहर्रम भी आने वाले, इसी सेशन में ईद की 2 छुट्टियां भी आने वाली हैं। अब ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रमजान आ जाएंगे तो आपके पास 5 बजे के बाद क्लासेस नहीं हो सकती। ईद की छुट्टियां सबने करनी है, आपने भी हमने भी, फिर सिलेबस कब कंप्लीट करवाएं? तो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव क्या हो गया कि आपने टाइमली बेस पर अगर सेक्शन को ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास फरवरी से क्लासेस शुरू की जा रही है और सितंबर तक अभी आपके पास पूरे तकरीबन 6 महीने मौजूद है। अगर 6 महीने के अंदर एक खास तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को लेके चलो तो आप टाइमली बेस पर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। सिलेबस के अंदर ज्यादातर चैप्टर वो आईएफआरएस बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं। आपका जो पेपर आता है एफएआर 1 का, ये मैनुअल पेपर, इस पेपर के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, सेक्शन बी वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन ए के अंदर कोई क्वेश्चन आईकेप कहता है 10 मार्क्स से ऊपर का मैं नहीं पूछूंगा। सेक्शन बी के अंदर आईकेप कहता है कोई सवाल वो 10 मार्क्स से कम का नहीं होगा और 20 मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा। फिर आईकेप फर्दर कहता है सेक्शन ए में एक सवाल कंपलसरी ऐसा होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शक्ल में होगा। तो कभी आईकेप 8 मार्क्स के एमसीक्यू डाल देता है सेक्शन ए में, कभी वो 10 मार्क्स के एमसीक्यू डाल देता है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर ज्यादातर चैप्टर प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल बातें ही आपने सीखनी है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा भी है जिसको हम थ्योरी का चैप्टर कहते हैं और उसके अंदर लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पहला सवाल वो आपका उसी चैप्टर का आया था और ट्रू एंड फॉल्स बनकर आ गया था। उन्होंने 8 ट्रू एंड फॉल्स पूछे थे और सारे के सारे उसी चैप्टर से पूछे थे। पेपर को बेटा पढ़ाने के लिए 3 टीचर अकाउंटिंग में आपके पास इन्वॉल्व होंगे। मेजर पोर्शन मेरे साथ है तो थोड़ा मेरे साथ वास्ता ज्यादा रहेगा। कुछ चैप्टर सर तबानी के पास है और कुछ चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, 2 चैप्टर सर अबील अहमद। सर अबील मेरे एक पुराने स्टूडेंट है और एसीसी क्वालिफाइड है, काफी अच्छे स्टूडेंट है, 10-12 साल से टीचिंग कर रहे हैं और पिछले 5-6 साल से टीएसए में भी पढ़ा रहे हैं। एफएआर 1 में 2 चैप्टर पढ़ाते हैं, एफएआर 2 के अंदर मेरे साथ तकरीबन 40% पेपर वो शेयर करते हैं और बच्चे ये बताते हैं सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी ग्रिप है उन टॉपिक के ऊपर जिनको वो आपको टीच करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी प्लानिंग ये करनी चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या। ठीक है सर, तो जरा पहले मैं आपको सिलेबस और ग्रिड के हिसाब से बातचीत कर लूं। आप लोगों का ऑनलाइन कोई बैच बनाया है? जो बेटा ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए किस सेक्शन के बैठे हुए बताएंगे ताकि उस सेक्शन में मैं फिर सिलेबस की कॉपी सेंड कर दूं। AA3 अच्छा जी, अभी कर देता हूँ। बैच आपको बनाया तो है B2 कैफ 124 ऑटम 23। बेटा मेरे पास AA3 में तो ग्रुप मुझे एग्जिट करवा दिया गया है, या वो ग्रुप खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन आपका नया सेक्शन बना हुआ है B2 कैफ 124 ऑटम 23 के नाम से, मैंने उसके अंदर हैंडआउट शेयर कर दिया।
ठीक है दोस्त, शायद कोई और ग्रुप भी बना हुआ है, हसन भाई ने सेम हैंडआउट उसमें भी शेयर कर दिया। गर्ल्स को मिल गया? ले लो बेटा, किस बात का वेट कर रहा हूँ। भाईजान सिलेबस पे जरा नजर डालिएगा तो आपको नजर आएगा आईकैप ने आपका सिलेबस 3 एरिया में डिवाइड किया हुआ है। पहला एरिया एरिया में डिवाइड करा है। पहला एरिया जिसको वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वेटेज रखी हुई है 40 से 50 मार्क्स के लिए। दूसरा एरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वेटेज इन्होंने रखी हुई है 10 से 20 मार्क्स के लिए। और आखिरी एरिया अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसकी वेटेज बेटा 35 से 45 मार्क्स तक के लिए रखी हुई है। तो आपको अपने इन 3 एरिया को कवर करना है। अब इन्हें कवर करने से पहले एक बात और सुन लीजिएगा, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो FAR 1 में होते थे, लेकिन आपको पता ही है एजुकेशन स्कीम चेंज हो गई है फ्रॉम मार्च 22। तो आईकैप ने कुछ चैप्टर FAR 1 से हटा दिए। उनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने तौर पे पास पेपर को सॉल्व करोगे, चैप्टर हट गए, उनके सवाल पास पेपर में आपको नजर आएंगे। तो बच्चे फिर आके पूछते हैं समाजिक ये चैप्टर तो आप लोगों ने करवाई नहीं है। बेटा जरूरत नहीं है ना, वो चैप्टर सिलेबस से अब हट गए। कौन कौन से? ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था, उसका नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम, अब ये सिलेबस से हट गया है। एक और चैप्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अब सिलेबस से हट गया। और एक और चैप्टर सिलेबस था IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, बड़ा चैप्टर था, इसको ये लेके चले गए आप FAR 2 के अंदर, कैफ 5 के अंदर। तो अब इसको आप लोग FAR 2 में पढ़ना। अब जो रह जाने वाला सिलेबस है उसके अंदर आप आ जाओ पहले एरिया के अंदर। पहली एरिया में आपके पास 6 चैप्टर आ रहे हैं। इन 6 में से बेटा 2 चैप्टर मेरे पास है, नाम अभी लिखवा रहा हूं। एक चैप्टर सर अबील के पास है और इस एरिया से 3 चैप्टर सर तबानी के पास है। कौन कौन से नाम आपको नोट करवा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें नाम लिखो सर ST एंड MM, नाम दोनों का लिखना, सर तबानी और मेरा नाम भी लिखना। अब 2 नाम क्यों लिखवाए अभी बताता हूं। IS 7, इसमें नाम लिखना सर तबानी का। IS 8 नाम मेरा लिखना। फिर करेक्शन ऑफ एरर पे भी नाम मेरा लिखना। IS 33 अर्निंग पर शेयर, इस पे नाम सर अबील अहमद का लिखना, सर अबील अहमद। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इस पे नाम बेटा सर तबानी का लिखना। चलिए अब जरा सा थोड़ा सा ब्रीफली इनके बारे में आपको थोड़ा कुछ समझा दूं बेटा। पहला आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये चैप्टर आपने 2 बार पढ़ना है। इस चैप्टर की जो बेसिक है वो सर तबानी के पास है, ठीक है, और इसका जो थोड़ा एडवांस काम है वो मेरे पास है। मेरे सिलेबस का एक चैप्टर है, इसके नीचे लिखा हुआ है IS 8। IS 8 हमें 3 चीजें सिखाएगा। एक चीज सिखाता है अगर कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग की पॉलिसी चेंज करे उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। दूसरी चीज सिखाएगा अगर कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग के एस्टीमेट को बदल ले उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। और तीसरा काम ये सिखाता है अगर हमसे अकाउंटिंग में कुछ गलतियां हो जाए और वो गलतियां कुछ साल के बाद पकड़ में आए, मान लो गलती करी थी 2019 में, पकड़ में आ रही है 2023 में। अब गलती तो गलती है, जब भी पकड़ में आएगी करेक्ट करनी पड़ेगी, तो 23 में पुरानी गलतियों को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्शन के लिए हमें IS 8 पढ़ना पड़ेगा। IS 8 पहले FAR 2 के सिलेबस में होता था। नई स्कीम के अंदर मार्च 22 में ये FAR 1 में लेकर आ गए। मार्च की अटेम्प्ट में इसका 8 मार्क्स का सेक्शन ए में सवाल आया था। लास्ट अटेम्प्ट जो सितंबर की गुजरी उसमें IS 8 का क्वेश्चन नहीं आया है। IS 8 पढ़ाते वक्त
जगह जगह हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। जो मार्च 22 में सवाल आया था वो भी था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के दिखाओ 8 मार्क्स की। उसमें वो काम भी करके दिखाना था जो सर तबानी बेसिक करवाते हैं, और उसमें IAS 8 वाला एडवांस काम भी करके दिखाना था। तो ये पहला चैप्टर आपको 2 बार पढ़ना है। सर तबानी बेसिक पढ़ा के छोड़ देंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसकी एडवांस बातें जो है सब माजिद आपको पढ़ाएंगे। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोग आईए के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल करते थे फाइनल अकाउंट्स, और आपके लिए फाइनल अकाउंट 2 चीजों पर बेस करते थे। या तो आप बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या आप बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इनको बनाकर आपके फाइनल अकाउंट पूरे हो जाते थे। लेकिन ये आधा वर्ड है। जब आप कहते हो फाइनल अकाउंट बना लो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 5 कंपोनेंट। अगर मैं एक सेंटेंस में समझाऊं कि आपका सिलेबस है क्या, तो सेंटेंस ये बनेगा, आपका सिलेबस ये है, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद IFRS। आपको किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाना सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं जो दिल में लिख दूं। IFRS के मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको ये चीजें बनाना सीखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको अच्छे से आता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये भी आपको अच्छे से आता है। लेकिन पहले इन दोनों पे बात कर लूं। ये जो आपको अच्छे से आता है ना, वो बहुत बचकाना लेवल पे आता है। क्यों सर? आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़े वो सवाल पता है क्या होते थे? छोटे बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप के। आप सवाल ऐसे करते थे, ये मिस्टर माजिद का बिजनेस है, आओ मिस्टर माजिद के बिजनेस का प्रॉफिट निकालें। ऐसे ही होते थे। ये मिस्टर ताहिर का बिजनेस है, आओ इनके बिजनेस का प्रॉफिट निकालें, इनके बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएं। आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। आपने सीखना है ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जिनमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, उनके फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। उनके फाइनल अकाउंट बड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। उनके सॉसी के फॉर्मेट भी थोड़े डिफरेंट है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट भी बड़े डिफरेंट है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में लिखते थे वर्ड कैपिटल, यहां पर आप सीखो ये 2 कैपिटल होते हैं। एक कहलाएगा अथराइज कैपिटल, दूसरा कहलाता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। थोड़े डिफरेंट मामला होते हैं यहाँ पर बेटा। वहां पर आप प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट को कैपिटल में डाल दिया करते थे, यही करते थे। इनके यहाँ वर्ड प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट जो भी निकलता है वो रिटेन अर्निंग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रिटेन अर्निंग में। वहां पर आप ड्राइंग का वर्ड इस्तेमाल करते थे। लिस्टेड कंपनी में ओनर ड्राइंग नहीं कर सकते, इनके यहाँ कोई ड्राइंग्स नहीं होती। इनके यहाँ डिविडेंड पड़ता है। क्या पड़ता है? डिविडेंड पड़ता है। तो इनकी अकाउंटिंग काफी डिफरेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहली बात, इक्विटी सिंपल मतलब ये होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, शेयर होल्डर का बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसको हम ओनर की इक्विटी कहते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपने 10 रुपए का 100 रुपए का कैपिटल डाला बिजनेस में, आपकी इक्विटी 100 रुपए। पहले साल 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, निकाला नहीं। 100 रुपए लगाए थे, 10 का प्रॉफिट कमाया, निकाला नहीं। इक्विटी बढ़ के कितनी हो गई? 110। 4 रुपए का आपस में डिविडेंड बांट लिया, 110 कम होके कितने रह गए? 106 रुपए। अब आप शेयर होल्डर बन के सोचो, ओनर बन के सोचो, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस में मेरा पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वक्त के साथ बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। मैं जानना चाहता हूं मेरे लगाए हुए पैसे में चेंजेस क्यों आ रही है, क्यों मेरा लगाया हुआ पैसा बढ़ता जा रहा है, क्यों मेरा लगाया हुआ पैसा कम होता जा रहा है। इसके लिए हम हर साल शेयर होल्डर के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। नाम क्या उसका? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेसिक फॉर्मेट सर तबानी, एडवांस बातें मेरे पास, ठीक है सर। फिर IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चौथा कंपोनेंट। कैश फ्लो तो समझते होंगे बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ जगहों से कैश आता रहता है और मुख्तलिफ जगहों पर वो कैश इस्तेमाल होता रहता है। अगर आपका बिजनेस है, आप जानना नहीं चाहते
मेरे बिजनेस में कहाँ से कैश आता है और हमारे बिजनेस में वो कैश कहाँ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल टीएसए, मान लो सर तबानी अभी बोल रहे हैं टीएसए मेरा है, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से कैश आता है और कहाँ वो कैश इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए हम उनको एक स्टेटमेंट बनाकर दिखाएंगे। उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, इसके लिए अकाउंटिंग में अलग से एक स्टैंडर्ड मौजूद है, नंबर है उसका IAS 7, और ये आपको सर तबानी ने सिखाना है बेटा। और आगे आ जाओ, IAS 8 के बारे में तो मैं आपको बता चुका था। अब आ जाओ एक और चैप्टर, करेक्शन ऑफ एरर। ये करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर FAR 1 में मार्च 22 से शामिल हुआ है नई स्कीम के अंदर। और पता है इंटरेस्टिंग बात, ये कहां से आया है? ये आईए से यहां पर आया है, आईए का चैप्टर है ये। और लास्ट 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से मार्च 22 में भी, ऑटम 22 में भी इस पर 8-8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन लगातार आ रहा है। सर आपने कहा माजी साहब एरर के बारे में तो ऊपर लिखा हुआ है ना IAS 8, अब ये एरर का चैप्टर आपने चाहे फिर लिख दिया, मिस प्रिंट हो गया है। मिस प्रिंट नहीं हुआ है, हमारे सिलेबस में एरर के 2 चैप्टर है। एक चैप्टर ये सिखाएगा 2023 में हमसे अकाउंटिंग में गलती हो गई, 23 में, अच्छी बात, 23 की गलती 23 में पकड़ में आ गई। इस साल एरर करे, इसी साल पकड़ में आ गए। इस साल की गलतियां इस साल कैसे करेक्ट करोगे, ये आपका करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है गलतियां 23 में करें, पकड़ में नहीं आए, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 में गलती पकड़ में आई। अब आप 25 में क्या बोलोगे? 25 में वो गलती पकड़ में आई है जो 23 में हुई थी पिछले सालों में। पिछले सालों की गलतियां अब कैसे सही करोगे, ये हमें IAS 8 सिखाता है। तो आपको एरर 2 किस्म के सीखने, इस साल गलतियां करी, इसी साल पकड़ में आ गई, काम कैसे करना है, और पिछले साल गलती करी थी, पकड़ में अब आई है, वो काम कैसे करना है। दोनों में फर्क क्या है वो समझना। पिछले साल गलती करी, पिछले सालों के प्रॉफिट गलत हो गए, गलतियां पकड़ में आई है। जब इस साल पिछली गलती को करेक्ट करूंगा, ये वो गलती है जिसका ताल्लुक पिछले सालों से है, तो इस गलती को पिछले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा। किससे एडजस्ट करूंगा? पिछले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा। और एक गलती मैंने 23 में करी, 23 में पकड़ में आ गई, तो उसको किस प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा? 23 के प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा। आगे बात समझ में? तो दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। फिर आपके बेटा पास सिलेबस में एक और एरर चैप्टर आ रहा है, अर्निंग पर शेयर IAS 33। अर्निंग पर शेयर भी इन्होंने मार्च 22 से सिलेबस का पार्ट बनाया है। कब से? मार्च 22 से सिलेबस का पार्ट बनाया है। कंसेक्यूटिव 2 अटेम्प्ट से इस पे सवाल आ रहा है, सर अभी नहीं पढ़ाना है। अर्निंग पर शेयर एक रेशो का नाम है। किसका नाम है? रेशो का। ये रेशो हमें यह बताता है कि एक शेयर पर आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही, एक शेयर पे, अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं। मान लो आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते रहते हो, आप क्या बोलोगे? मैं उस कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं जिसकी अर्निंग पर शेयर का रेशियो अच्छा हो, बुरा हो? अच्छा हो। एक शेयर पे एक कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट कमा के देती है, दूसरी कंपनी 12 रुपए का प्रॉफिट कमा के देती है, तीसरी कंपनी 21 रुपए का प्रॉफिट कमा के देती है। किसके शेयर खरीदोगे? 21 वाले के, जिसका अर्निंग पर शेयर बेहतर हो। लेकिन ये रेशो कैसे निकलता है, इसमें कुछ टेक्निकल मसले हैं। वो मसले समझने के लिए हमने अकाउंटिंग में अलग से एक स्टैंडर्ड ही बना दिया। नाम क्या रख दिया उसका? IAS 33 अर्निंग पर शेयर। फिर लास्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। हाँ मेरा भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना जिनका मेन मकसद ना हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं है। जैसे मान लो एडी सेंटर, एडी ट्रस्ट, क्या वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बने? नो, उनका ज्यादातर काम वेलफेयर बेस्ड है। लोग उनको चैरिटीज देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनका पैसों को वो लोगों की वेलफेयर में इस्तेमाल करते हैं। क्या वो जानना नहीं चाहते उनके पास कितने एसेट्स हैं, उनके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं? इनके फाइनल अकाउंट बड़े डिफरेंट किस्म के बनते हैं। जैसे इनका सॉसी नहीं बनता, इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड खर्चे का अकाउंट। अगर कुछ बच जाए तो ये प्रॉफिट नहीं कहते हैं, ये कहते हैं सरप्लस। इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैपिटल नहीं होता क्योंकि इनका कोई ओनर ही नहीं होता। इनके यहाँ होते हैं फंड्स। क्या होते हैं? फंड्स। इनके डिफरेंट किस्म के फंड्स बनते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने अकाउंट बनाती हैं, ये काम भी आपको सीखना है बेटा। जब ये 6 चैप्टर पढ़ोगे कितने मार्क्स की तैयारी होगी? 40 से 50 मार्क्स की तैयारी होगी। और आगे चलो, फिर दूसरा एरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, 10 से 20 मार्क्स। इसमें जो पहला चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका आगे नाम आप मेरा लिखो। और ये वही चैप्टर है जिसको मैं कह रहा था थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। दूसरा चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग रेशो एनालिसिस भी कह रहे हैं। अब ये क्या है भाई? नाम इसके आगे आप सर अबील अहमद का लिखना। रेशो वाले दोनों चैप्टर सर अबील के पास है। रेशो वाले चैप्टर में बेटा आप बेसिकली सीखोगे परफॉर्मेंस को मेजर करना। परफॉर्मेंस मेजर करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को नापना पड़ता है, अच्छी है बुरी है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस नापने के लिए कुछ रेशो परसेंटेजेस निकालनी पड़ती है, उससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को समझ जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे ने मैट्रिक का एग्जाम दिया, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। अब आके अपने पेरेंट्स को बता रहा है कि भाई मेरे सारे पेपर निकल गए माशाल्लाह। पेरेंट्स ने पूछा परफॉर्मेंस, उसने ऐसे ही बोला अब्बू मेरे 822 मार्क्स आए। अब अब्बू हैरत से सोच रहे हो 822 अच्छे हैं या बुरे। बच्चा थोड़ा समझदार था, उसने फौरन बोला अब्बू मेरी 88% आई है। जैसे ही उसने 822 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करा, एक रेशियो में कन्वर्ट करा, अब्बू फौरन समझ गए 88% मतलब क्या है कि 100 में से इसकी 88% आई है, इतनी बुरी परसेंटेज नहीं है। जब आप किसी चीज को रेशो पे लाते हो, परसेंटेज पे लाते हो, लोगों के लिए परफॉर्मेंस को समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आ रही बात समझ में? कंपनी के फाइनल अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है, सॉसी बनते हैं। बैलेंस शीट से कुछ रेशो निकलते हैं, सॉसी से कुछ रेशो निकलते हैं, जो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बताते हैं। टोटल 12 रेशो हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है सर? जब ये दोनों चैप्टर पढ़ोगे तो आपके कितने मार्क्स की तैयारी होगी? 10 से 20 मार्क्स की। आखिरी एरिया में आ जाओ, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पर 5 चैप्टर आ रहे हैं IAS बेस्ड। पांचों के आगे नाम आप मेरा लिख दो। हाँ बेटा, पांचों के आगे नाम आप मेरा लिख दो। और अब मुझे गौर से देखो, क्या मैं आपको रोता हुआ नजर आ रहा हूं? ठीक है ना सर? आपको तो पता ही कुछ नहीं चैप्टर में है क्या। आपने क्या बोलना है? सर रवानी लिख दो, सर माजिद लिख दो, सर अब्दुल लिख दो, जो होगा पढ़ा देंगे अपने को। क्या भाईजान, ये चैप्टर में इतना डिटेल में पढ़ाना है। मिसाल दे रहा हूँ, दो ही तो चैप्टर थे कहने में, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, दो ही तो थे। लेकिन करवाने को हाथ बैठे, एक चैप्टर को खत्म करने में मामला खराब हो गया। तो इतना लंबा सारा पढ़ाओ, सारा पढ़ाओ, इतनी बारीकियां पढ़ाओ, प्रैक्टिस भी करवाओ। इसी तरह बेटा हर चैप्टर की बारीकी है, हर चैप्टर की डेप्थ है, वो सब करवाना है। ये जो 5 चैप्टर लिखे हैं, इनमें जो मेन चैप्टर है वो एक है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर कहते थे। और बाकी जितने चैप्टर लिखे हैं ये सब IAS 16 के रिश्तेदार हैं। मेन IAS 16 है, IAS 16 अपने रिश्तेदारों को भी साथ में लेके बैठा हुआ है। पेपर में जो सवाल आता है वो सिर्फ IAS 16 का नहीं आता, उसके साथ दूसरा कोई IAS भी मिला के पूछा जाता है। पिछले 2019 से लेकर अब तक अब ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जिसमें IAS 16 का सवाल ना हो। कम से कम 18 मार्क्स का सवाल ना हो, कम से कम, और 20 मार्क्स से ऊपर का सवाल ना हो। हर अटेम्प्ट में आता है।
और एक से ज्यादा IAS मिला के पूछता है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर IAS 16 और IAS 40 मिला के सवाल बना दिया 18 मार्क्स का। उससे पिछली अटेम्प्ट के अंदर IAS 16 और IAS 8 मिला के सवाल बना दिया। उससे पिछली अटेम्प्ट के अंदर IAS 16, IAS 20 और IAS 23 मिला के सवाल बना दिया। IAS 16 तो आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं। आपने कहा सर माजिद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ तो पढ़ा दिया था, वो सिर्फ बेसिक था। उसका मेन काम अभी रुका हुआ है और उस काम का नाम है रीवैल्यूएशन। ये बड़े बड़े एसेट्स जो हमारे पास होते हैं बेटा, इनको हम बार बार रीवैल्यू भी करते हैं। आपको भी रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग नहीं आती, ठीक है सर। फिर आपको भी कंपोनेंटल अकाउंटिंग भी नहीं आती। आपको क्या आता है एसेट को डेप्रिशिएट कर दो। अभी आपको ये पता ही नहीं है ये जो बड़े बड़े एसेट होते हैं लाइक एयरक्राफ्ट, ये पार्ट्स की शक्ल में डेप्रिशिएट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। इनके इंजन का डेप्रिसिएशन अलग निकलता है, इनके इंटीरियर का डेप्रिसिएशन अलग निकलता है, इनके कॉकपिट का डेप्रिसिएशन अलग निकलता है, इनकी बॉडी का डेप्रिसिएशन अलग निकलता है। क्यों ऐसा करते हैं, उसकी लॉजिक क्या है, वो सब आपको समझना है बेटा। IAS 16 हमारा सबसे ज्यादा टाइम खाएगा समझने में, ये कम से कम 5 महीने खाएगा। आपने कहा सर माजिद 5 महीने अगर यही पढ़ाओगे तो बाकी क्या करोगे? जवाब देता हूं बेटा। पहले हमारे पास 2-3 हफ्ते तक IAS 16 चलता रहेगा। फिर मैं क्या बोलूंगा, यार IAS 16 को अब रोक दो वक्ती तौर पे। मान लो हमने IAS 23 शुरू कर दिया, फिर क्या बोलूंगा, चल यार 23 भी पढ़ लिया, अब ये सिखाता हूँ 23 और 16 के सवाल मिलके कैसे आते हैं। फिर 16 मिला दूंगा, फिर मैं IAS 16 रोक दूंगा, फिर IAS 40 पढ़ाऊंगा, फिर 40 और 20 के सवाल 60 के सवाल मिलके कैसे आते हैं फिर वो कराऊंगा। तो 16 की सारी वैरायटी देखने में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है सर। हमारा अगला चैप्टर IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट छोटा सा चैप्टर है, 2019 से सिलेबस का पार्ट बना है। जब से बना है हर अटेम्प्ट में इसका सवाल आ रहा है। छोटी सी एडजस्टमेंट आती है या फिर इसकी थ्योरी पूछता है। लास्ट टाइम इसका 6 मार्क्स का थ्योरी का सवाल आया था। गवर्नमेंट मुख्तलिफ कामों के लिए कंपनी को ग्रांट्स देती है, उन मिलने वाली ग्रांट्स की अकाउंटिंग क्या करनी है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो इंटीरियर सिंध का कोई इलाका है काफी दूर दराज, जहां पे लोगों के पास कोई रोजगार के मौके नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है वहां के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो नहीं कर सकती ना यार कि पूरे इंटीरियर सिंध को उठा के कराची लेकर आ जाए। यहाँ पे रोजगार बहुत है, रोजगार के मौके गवर्नमेंट वही उनके इलाके में प्रोवाइड करना चाहती है। गवर्नमेंट ने सोचा अगर इस इलाके में फैक्ट्रियां लग जाएं तो लोगों को काफी रोजगार मिलेगा, चहल पहल शुरू होगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट फैक्ट्रियां लगा के लोगों को रोजगार दे। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, उस इलाके में फैक्ट्री लगाए लोगों को रोजगार देने के लिए। मान लो मैं भी एक बिजनेसमैन, मैंने गवर्नमेंट को कहा जो फैक्ट्री मैं कराची में लगा सकता हूं वही फैक्ट्री में इंटीरियर सिंध में इतनी दूर क्यों लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री लग गई, लोगों को रोजगार मिल गया, लोग खुश हो गए। गवर्नमेंट के कहने पे फैक्ट्री लग गई, लोग गवर्नमेंट की भी वाहवाह हो गई। एज अ बिजनेसमैन मेरा क्या फायदा है? गवर्नमेंट कहती है तुम अगर उस इलाके में 10 करोड़ की मशीनें लगाओगे तो हम तुम्हें ग्रांट देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ की ग्रांट इमदाद तुम्हें गवर्नमेंट देगी मशीनें लगाने के लिए। अब एज अ बिजनेसमैन दिमाग में क्या चल रहा है, 10 करोड़ की मशीनें लगाओ उस इलाके में, 6 करोड़ गवर्नमेंट देगी लेकिन मशीनें मेरी होंगी। तो जो 10 करोड़ की मशीनें हैं मेरी जेब से कितने लगेंगे, सिर्फ 4 करोड़, और मुझे 6 करोड़ का फायदा हो जाएगा। मैंने वहां फैक्ट्री लगा दी। अब 2 टॉपिक मिल गए, मशीनें लगा रहा हूं ग्रांट लेकर, मशीनें IAS 16, ग्रांट IAS 20। अब ये मिलने वाली ग्रांट के साथ मैं क्या करूं? तो बेटा IAS 20 कहता है गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी की इमदाद करती है मुख्तलिफ कामों के लिए, उस ग्रांट की अकाउंटिंग आपको हम सिखाएंगे। तो IAS 20 गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स की अकाउंटिंग आपको सिखाएगा। और आगे बढ़ो, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, ये एक और रिश्तेदार निकला IAS 16 का। बोरिंग कहते हैं लोन लेने को, और लोन लेने की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। आप जब भी किसी से कमर्शियल बेसिस पे लोन लेंगे
आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हो, नई फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, इतना कैश इस वक्त बेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप किसी कमर्शियल बैंक के पास गए, हमें 10 करोड़ का लोन दे दो। कमर्शियल बैंक ने लोन दे दिया, लेकिन क्या क्या कर दिया, इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। 10 करोड़ भी वापस चाहिए और इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए। हमने कहा दे देंगे। अब लोन का पैसा लिया, बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोन का पैसा निकाला, सीमेंट मंगवा लिया। कुछ लोन का पैसा निकाला, हमने लोहा मंगवा लिया। कुछ लोन का पैसा निकाला, दरवाजे खिड़कियां मंगवा लिए। कुछ लोन का पैसा निकाला, लेबर को भी दे दिया। इन शॉर्ट बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। सीमेंट लग गया, एंट्री बनाओगे, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। लोहा लग गया, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेबर को पैसे दिए, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि बैंक का आदमी आ गया, सर अब तक का इंटरेस्ट पे कर दें। अब मैं बैंक को लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। नॉर्मल हालात में इंटरेस्ट को हम लोग एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट, एंट्री बनाते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन दिमाग में एक सवाल आया कि इंटरेस्ट में क्यों पे कर रहा हूं? जवाब मिला, क्योंकि तुमने बैंक से लोन लिया था। फिर सवाल आया, लोन मैंने क्यों लिया था? जवाब आया, बिल्डिंग बनाने के लिए। अब तरतीब कुछ ऐसी बनी, ना ये बिल्डिंग बनाता, ना ये लोन लेता, ना ये लोन लेता, ना इंटरेस्ट पे करता। मैं जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इस बिल्डिंग को बनाने की वजह से पे कर रहा हूं। जिस तरह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट जरूरी था, लोहा जरूरी था, लेबर जरूरी थी, उसी तरह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंटरेस्ट भी एक जरूरी कॉस्ट है। सोच रहा हूं बजाय इसके मैं इंटरेस्ट को एक्सपेंस में डालूं, बजाय एक्सपेंस में डालने के इंटरेस्ट को किस में डालूं? बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दूं। और एंट्री ये बना दूं, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। जैसे ही आपने इंटरेस्ट को डाला बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट जुड़ गया किसके साथ? बिल्डिंग के साथ। 2 चैप्टर फिर मिल गए, कौन से? IAS 23 और IAS 16। तो IAS 23 हमें लोन पर बनने वाले एसेट्स की अकाउंटिंग सिखाता है। और आगे चलो, IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जिस पर लास्ट अटेम्प्ट में भी सवाल आया था और 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया था। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम वक्त गुजरने के साथ ना सिर्फ डेप्रिशिएट होते हैं, बल्कि कभी कभी वो इंपेयर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी फैक्ट्री में आग लग गई। जो पोर्शन जला, वहां पर कुछ मशीनें थी, थोड़ी सी वो भी जल गई। अकाउंटेंट साहब कहते हैं जल जाने से पहले ये मशीनें 80 लाख रुपए की थी, जल जाने के बाद ये मशीनें 50 लाख की रह गई। एक झटके में मशीनों की वैल्यू कितने से गिर गई? 30 लाख रुपए से गिर गई, डैमेज हो जाने की वजह से। अब आप अगर ये बोलते हो यार मेरी मशीन आज 30 लाख से डेप्रिशिएट हो गई, तो आपने अभी डेप्रिसिएशन का होलिया ही बिगाड़ दिया। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या थी? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। यही सिखाया था। एक झटके में वैल्यू गिर गई, क्या ये सिस्टमैटिक एलोकेशन है? क्या तुम्हारा एसेट ये डेप्रिशिएट हो गया है? अरे डेप्रिशिएट तो वो होता है जो खास तरीके से होता है, हर साल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। ये तो अचानक से वैल्यू गिर गई। इससे हमारी अकाउंटिंग कहती है तुम्हारा एसेट अचानक से इंपेयर्ड हो गया। क्या होता है इंपेयरमेंट लॉस, कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, इन सबको सीखने के लिए IAS 36 मौजूद है। मशीन जल गई, वैल्यू गिर गई, फिर 2 IAS मिल गए। मशीन IAS 16, वैल्यू का गिर जाना इंपेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36। समझ में आ रही है बात? ये 16 हर चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। और आगे चलो, लास्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40, ये भी ऑटम 19 से सिलेबस में शामिल हुआ है। अब तक इसका 3 बार एडजस्टमेंट वाला सवाल आ चुका है, अपना बड़ा सवाल कभी नहीं आया। अच्छा सर क्या सिखाता है? ये हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग सिखाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी को कहते हैं जिनको रखने का मकसद या तो रेंट कमाना हो या कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना हो। तो एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपको बताया, TSA ने, बहरिया टाउन में कोई प्लॉट रखा हुआ है,
आपने मैनेजमेंट से पूछा, भाई माना कोई बैरिया टाउन में बड़ा प्लॉट है? आपने कहा बिल्कुल है। आपने बोला अच्छा अच्छा बैरिया टाउन में कैंपस बनाओगे? आपने कहा बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा क्यों रखा हुआ है? आपने कहा बस पैसे थे, हमने खरीद लिया। जब कभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी और हमें पैसों की जरूरत भी हो, बेच के कमाएंगे। वो प्लॉट टीएसए का है, टीएसए का एसेट, लेकिन टीएसए उस जमीन को अपने कारोबार में इस्तेमाल करना नहीं चाहता। टीएसए उस प्लॉट में खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। वो टीएसए की प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बात बदलते हैं। आपके सुनने में आया टीएसए ने बराबर का बेंगलो खरीद लिया। आपने फिर पूछा अच्छा अच्छा कैंपस खोलोगे? उन्होंने बोला कोई कैंपस नहीं खोल रहे वहां पे। हमने कभी क्यों ले लिया बेंगलो? आपने कहा मुनासिब पैसों में मिल रहा था और पैसे थे हमारे पास, हमने खरीद के रख दिया। हमने कहा करोगे क्या? उन्होंने कहा सर दवा नहीं कह रहे थे, फिलहाल किराए पर दे दो, कैंपस नहीं खोलना वहां, फिलहाल किराए पे दे दो, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बेच के कमाएंगे। अब टीएसए के बाद दो बिल्डिंग हो गई, एक ये वाली बिल्डिंग जिसको टीएसए अपने बिजनेस के कामों में इस्तेमाल कर रहा है, और एक बराबर वाली बिल्डिंग वो भी टीएसए की है, उसे वो रेंट के कामों में इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसको भी मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह दूं? नो। जिस प्रॉपर्टी को टीएसए अपने बिजनेस के कामों में इस्तेमाल कर रहा है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लेकिन जिसके अंदर टीएसए खाली पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है वो हमारी कौन है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैसे उनकी वैल्यू निकाली जाती है, इन सब की अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे पास कौन सा चैप्टर मौजूद है बेटा? IAS 40 मौजूद है। ये है आपका एक छोटा सा सिलेबस जो आपने पढ़ना है बेटा। पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज, आपका स्टडी टेक्स्ट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो स्टडी टेक्स्ट तो आपको चाहिए चाहिए, अपनी सहूलत से परचेज कर लीजिएगा। फिर लास्ट अटेम्प्ट से आई कैप ने आपको एक बेनिफिट और अलाउ कर दिया, उसका नाम है ओपन बुक पॉलिसी। क्या नाम है? ओपन बुक पॉलिसी। सर ये ओपन बुक पॉलिसी क्या होती है? आईकैप ने आपको लास्ट अटेम्प्ट से अलाउ कर दिया है कि आईएफआरएस की जो ओरिजिनल बुक होती है आईएएस की, वो ओरिजिनल बुक आप लेकर पेपर में साथ में बैठ सकते हो, और जरूरत पड़ने पर अगर उस बुक को इस्तेमाल करना है तो खोलकर आप अपना काम रिवाइज कर लो और पेपर को निकालने की कोशिश करो। आप इतने समझदार तो आप भी हो। ओपन बुक पॉलिसी के अंदर आईएएस का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने आईएएस पहले से पढ़े हुए हो। अगर आईएएस की रीडिंग ही नहीं करी, पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आईएएस में कौन सी बात कहाँ लिखी हुई कैसे पता चलेगा? अपने तमाम दोस्तों से पूछना जो पढ़ के भी यहाँ से गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अटेम्प्ट में भी और इस अटेम्प्ट में भी जो बच्चे बताते हैं, मुझे नहीं पता, कि टीएसए वाहिद इंस्टीट्यूट है जहां पर हम लोगों ने आईएएस की रीडिंग बच्चों को करवाई है और बच्चों से आईएएस की बुक परचेज करवाई है, और बुक में वो बुक मंगवा क्लास में मंगवा के उनको रीड भी करवा के समझाया है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी बातें क्या कहानी लिखी हुई है, और बच्चे वो किताब साथ में लेके जाने पर विलिंग भी है। ठीक है सर, तो वो बुक आपको भी चाहिए? अभी फौरन नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी हम आपको बता देंगे। आप भी वो बुक आपको सिर्फ आईकैप से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? आईकैप से, और वेबसाइट पे आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऑर्डर करने जाओ तो आपके अपने ऊपर है, वहां पे आपको दो किताबें नजर आएंगी। एक है उनकी आईएफआरएस की पूरी किताब, वो है तकरीबन 6,000 रुपए की, जिसमें आपको 5 किताबें मिलेंगी, और एक है आईएफआरएस का कैफ एडिशन, कैफ, उसमें सिर्फ वो स्टैंडर्ड मिलेंगे जो कैफ तक सिलेबस का पार्ट है, FAR 2 तक, उसमें फाइनल वाले स्टैंडर्ड नहीं होंगे। अगर आपको सारे स्टैंडर्ड चाहिए जो फाइनल तक काम आ जाए तो फिर आपको 6,000 वाली किताब परचेज करनी पड़ेगी, और अगर आपको चाहिए नहीं नहीं सर मुझे सिर्फ कैफ तक चाहिए फिलहाल, मेरा कैफ तो निकले पहले, तो आपको फिर सिर्फ 3,000 वाली किताब परचेज करनी है, जिसमें वो स्टैंडर्ड होंगे जो कैफ तक के हैं। इससे हम कहते हैं ओपन बुक पॉलिसी। अब बेटा टाइम जाया किए बगैर जैसे ही आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाए, शायद मंडे से स्टार्ट हो रही है, नहीं है, तो बेटा हम लोग IAS 16 से काम को शुरू कर देंगे। इससे भाई IAS 16 नेक्स्ट से। क्लास इनकी ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को है, ठीक है बेटा। आपकी बेटा ट्यूसडे को जब भी क्लास लगेगी हम IAS 16 से अपना काम शुरू कर देंगे, और इसके अंदर IAS 16 में नई बातें सीखेंगे। जो सीखा हुआ है उसके आगे बढ़ना है, डिस्पोजल सीखना है, रीवैल्यूएशन सीखना है।
50 मार्क्स है बेटा। आपको 100 में से मैनुअल पेपर में 50 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। और आईकैप ये भी नहीं कहता कि आपको दोनों सेक्शन पास करने हैं। आप ए और बी दोनों सेक्शन मिला के 50 मार्क्स ले आओ, बहुत है बस। अच्छा, एक आखिरी बात और बता दूं मैं भाई, ये बच्चा कितने सेक्शन बदलेगा? पहले ये B3 फास्ट ट्रैक में ये फास्ट ट्रैक में ये ना बोले मैं था ही नहीं, फिर ये B1 में आ गए थे, ठीक है, अब इसमें आ गए। कितने सेक्शन बदलेंगे? तो पहला स्टार्ट हुआ था ऑर्डर वाला, उसमें उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, उनका पेपर रुक गया था, क्या मामला था, चले गए थे। ये अभी B1 में आए, फिर उसमें इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि शुरू की क्लासेस मिस हो गई, तो यहाँ अब ये कहाँ पढ़े? B1 में ही रहेगा। बोले मैं जाऊंगा नहीं पढ़ूंगा मैं, अभी तो बोला पूछ लो इनसे, इनका फैसला करवा लो। मुझे इनके समझ में नहीं आ रहा एक क्यों बदल रहे सेक्शन पास, अब क्यों इरेगुलर है? क्योंकि सुबह ही मैं आया था, मुझे बोला, मुझे आपको मैंने बोला क्लास यहाँ पे ले लो आप, अब बोलने मैं यही पढ़ूंगा मैं। ये हर सेक्शन में कुछ दिन बैठते हैं फिर चले जाते हैं, तो इसका मकसद समझ में जा रहा है कर क्या रहे हैं। ठीक है सर। चलिए दोस्त, आप जरा आखिरी बेटा सुन लीजिएगा बेटा। अभी तक आप लोग पेपर देते थे एमसीक्यू बेस्ड, तो उसके लिहाज से पढ़ने का तरीका था। अब है आपका मैनुअल पेपर। मैनुअल पेपर को पढ़ाने का तरीका भी अलग है, पढ़ने का तरीका भी अलग है, और पास करने का तरीका भी अलग है। पहले एक नई बात सुनो, अब इंक पेन से लिखना बंद कर दो। अगर लिखते हो ब्लू पेन का इस्तेमाल बंद कर दो, पॉइंटर हाइलाइटर सब वो बंद कर दो। आईकैप का जो मैनुअल पेपर है उस पे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन नजर आएगी, उस पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट फुल पेपर इन ब्लैक बॉल पेन ओनली। किसमें करना है? ब्लैक बॉल पेन से पेपर को सॉल्व करना है। वजह बता दो क्यों है बेटा। आईकैप अब कुछ सालों से चला गया है ई मार्किंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग क्या होती है बेटा? आप कॉपी देके जाओगे आईकैप को, आईकैप अपनी कॉपी, आपकी कॉपी फौरन स्कैन करेगा। उनका कॉपी चेक करने का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर उनके तमाम चेकर्स के पास है। वो अपनी कॉपी आपकी स्कैन करके भिजवा देगा किसको? ईमेल कर देगा किसको? अपने चेकर को। वो उसी लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठे बैठे घर पर या जहां वो करते हैं चेक करके उसी सॉफ्टवेयर में मार्क्स सेव कर देंगे। अब आईकैप ये कहता है जब कॉपी हम स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग ब्लैक पेन से ही सबसे अच्छी होती है। हरी बात समझ में? तो उसमें जरा एग्जामिनर को, चेकर को रीडिंग करने में आसानी होती है। और बाद में आईकैप कहता है कि हम कितने बच्चों की कॉपियां फिजिकली संभाल के रखें। वो आपकी कॉपियों को रिजल्ट के बाद फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं स्कैन करके। समझ गए बात को? जेल पेन भी अलाउ नहीं है यार, हाँ जेल पेन, उसमें शाइनिंग आ जाती है, ठीक है, स्कैनिंग नहीं होती, वो कॉपी डिस्क्वालीफाई कर देगा। बाद में नहीं बोलना मुझे सर। तो अभी से एक अच्छी कंपनी का ब्लैक पेन जो आपके हाथ पे सेट हो, उसको अभी से यूज करने की आदत डाल दो, ताकि आप ब्लैक पेन। और आईकैप के अंदर ये नहीं सर मैं पहले ब्लू कलर से अच्छी सी हेडिंग बनाता था, वो तो नजर ही नहीं आएगा आप पे। सब छोड़ दो, स्कैनिंग में ब्लू रेड सब बराबर हो जाता है। समझ गए ना बात को? तो सिर्फ ब्लैक बॉन्ड पेन से काम करना है। दूसरी बात, आप लोग एमसीक्यू में क्या करते थे? पहले आंसर 4 नजर आते हैं ऑप्शन ज्यादातर में, कोई भी छोटी मोटी वर्किंग करो, 4 में से एक का आंसर पकड़ लो, टिक मार दो, और जो नहीं समझ में आ रहा बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी एक पे टिक मार दो। बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत, पेपर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैनुअल पेपर में सारी वर्किंग करनी है, वर्किंग शो करनी है। आपको पास पेपर की प्रैक्टिस में ऐसे सवाल नजर आएंगे, आईकैप में लिखा है शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स, वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। मैनुअल पेपर में आईकैप कहता है बैलेंस शीट टैली करने के कोई मार्क्स नहीं है। मान लो सवाल आया 15 मार्क्स का, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट या किसी टॉपिक में बैलेंस शीट बनानी है, टैली करने का कोई मार्क्स नहीं है। इनकी आती है मार्किंग स्कीम। आज ही घर जाकर आईकैप की वेबसाइट खोलना, FAR1 हर पेपर का आता है, हर पेपर का मार्किंग स्कीम खोलना, मार्किंग स्कीम सर्च करना वेबसाइट पे, तो हर सवाल की मार्किंग स्कीम होती है। जैसे 15 मार्क्स का सवाल है, ऐसा लिखा होगा इस फिगर का 1.5 मार्क्स था, इस फिगर का 1 मार्क्स था, इस फिगर के 2 मार्क्स थे, इस फिगर का आधा मार्क्स था। इस तरीके से वो मार्किंग करते हैं। आपने ये फिगर सही निकाली 2 मार्क्स मिल गए, ये फिगर सही निकाली आधा मार्क्स मिल गया, ये फिगर सही निकाली 1 मार्क्स मिल गया। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। समझ गए बात को? तो हमने बैलेंस शीट टैली नहीं करनी है,
ऐसे बहुत से बच्चे हैं, वही बोलते हैं सर हमारी आज तक एग्जाम में बैलेंस शीट टैली ही नहीं हुई, लेकिन पेपर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। समझ गए? तो सही फिगर निकालने के मार्क्स हैं, चीजों को टैली करके दिखाने के कोई मार्क्स नहीं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आईए 16 पे काम शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज सर।